हाँ जी, पहला चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। ओवरव्यू में मैंने बताया था क्या कि कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे, पैसा कहां से रेज किया जाए। ओके, कहां से रेज करेंगे, जहां पे कॉस्ट कम हो। यहां तो बहुत महंगी है, जहां पे कॉस्ट कम हो। ओके, नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर देखो, कुछ लाइंस हैं, आप हाईलाइट करना। हाँ जी, आपको जो नोट्स दिए गए हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट दिए गए हैं और यहाँ पे कलर्ड यूज किए जा रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या है, हमारी, इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी रंगीन है और तुमको अभी तक इसमें कलर भरने बाकी हैं, तो इसमें अभी अपने कलर भरो। ठीक है, हाँ जी, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस, मुझे लग रहा है अभी कुणाल बाहर जाएगा। कैपिटल, और इसको फेंकने के लिए 4 लोग भी चाहिए। सुनो, कैपिटल स्ट्रक्चर मींस पैटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म। ओके, पैटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बात नहीं, किसी बिजनेस में आप कैपिटल रेज करते हो, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स, रिजर्व एंड सरप्लसेस, उसका पैटर्न मतलब ये सब चारों आइटम मिलके क्या कहलाएंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएंगे। इन दिस चैप्टर वी डिटरमाइन, क्या पता करना है अपने को, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि व्हाट सिक्योरिटीज इज टू बी इशूड, कौन कौन सी सिक्योरिटी अपने को इश्यू करना है, एंड इन विच प्रपोर्शन, इक्विटी से पैसा रेज किया जाए या डिबेंचर से रेज किया जाए या प्रेफरेंस है, और अगर इनका मिक्स यूज करना है तो भी कैसा मिक्स यूज करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड्स, क्या क्या है, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, और हाँ लवी नहीं है ये है लॉन्ग टर्म लोन। हाँ ठीक है ना, हाँ तो लेवी नहीं है, टैक्स कटौती नहीं है ऐसा। हाँ, तो लॉन्ग टर्म लोन्स। ओके, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म नहीं आएगा, नो no. हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड में केवल और केवल क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल, इक्विटी लॉन्ग टर्म है, प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म है, डिवेंचर्स हैं, कुछ ना कहा जाए ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म है, लोन लिया है कुछ ना कहा जाए लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म लोन्स लेने हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं लेना है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज का, कि हम इक्विटी और डेट के मिक्स को यूज कर रहे हैं, इक्विटी प्रेफरेंस और डेट के मिक्स को यूज कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा, मैक्सिमाइज द रिटर्न एट मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट कब सबसे कम हो और रिटर्न हमारा सबसे ज्यादा हो। ओके, सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज द permanent long term financing, permanent long term financing that is represented by the long term debt, preference share capital, equity share capital, retained earnings. Okay, permanent long term financing, short term नहीं, long term. ओके, तो सर मुझे एक चीज समझ में आ गई, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि हमारी ये जो लाइबिलिटी साइड है बैलेंस शीट में, उसमें इक्विटी वाला जो पार्ट है, हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर वाला जो पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लसेस वाला जो पार्ट है, और लॉन्ग टर्म डेट वाला जो पार्ट है। अब लॉन्ग टर्म डेट में डिवेंचर्स भी आ जाएंगे, लोन भी आ जाएगा, बॉन्ड भी आ जाएंगे, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी भी बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब ये सारा का सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल। ओके, रिटेन अर्निंग्स ही तो है रिजर्व एंड सरप्लसेस। रिटेन अर्निंग्स क्या हुआ है, हमारा कमाया हुआ पैसा जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लसेस। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अपने को क्या सीखना होगा, हमारा मोटिव क्या है, कॉस्ट को कम करना और अर्निंग्स को बढ़ाना। तो अब हम सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, कैलकुलेशन किसका, अर्निंग्स का, अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर, एक शेयर के हिस्से कितना अर्निंग्स आएगा। ओके, क्या किसी ने किसी कंपनी का फाइनल रिपोर्ट देखा है, एनुअल रिपोर्ट, उसमें ईपीएस कैलकुलेट किया हुआ होता है कि नहीं किया हुआ था, कहीं डेटा ऑनलाइन देखा हो, कभी नहीं देखा। ओके, कोई ना, ऑब्वियसली ईपीएस कैलकुलेट किया जाता है, आपके इनकम स्टेटमेंट में सबसे लास्ट में क्या किया जाएगा, ईपीएस लिखा जाता है। ओके सर, ईपीएस कैलकुलेट कैसे होगा, सेल्स, अब तक आप क्या करते थे सर, अभी तक हम ना सेल्स कहां पे, कॉस्टिंग में, सेल्स में से हम लेस करते थे क्या, वेरिएबल कॉस्ट, हाँ जी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज क्या, कंट्रीब्यूशन, पढ़ा है आप लोगों ने कॉस्टिंग में। ओके, माइनस क्या करते थे आप, फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ये फिक्स कौन सी कॉस्ट हुआ करती है, रेंट, सैलरी वगैरह, ठीक है ना, मतलब बिजनेस को रन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपको जो कॉस्ट आ रहा है फिक्स कॉस्ट, दैट इज फिक्स कॉस्ट ना। ओके, तो क्या मैं इसको फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल दूं, ओके, बिजनेस को ऑपरेट करने का, रन करने का फिक्स कॉस्ट, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। एफएम में क्या सीखने को मिलेगा कि कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस होता है तो उसे बोला जाता है क्या, हाँ जी, जो कॉस्टिंग में आप प्रॉफिट निकालते थे ना, वो एक्चुअली ईबीआईटी होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कॉस्टिंग आपको यहां तक की कहानी बताता है और एफएम अब उसके आगे की कहानी बताता है। सो ईबीआईटी क्या, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका मतलब अभी तक इसमें से इंटरेस्ट का खर्चा लेस नहीं हुआ है और टैक्स का खर्चा लेस नहीं हुआ है। वेरी गुड दिव्यांश। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर हम इसमें से लेस कर देंगे टैक्स का पैसा, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम पहले किसको देते हैं, इक्विटी को या प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो उनको जितना उनका डिविडेंड बनता है, फिक्स डिविडेंड बनता है कि नहीं बनता है, वो दे देंगे। अब जो अर्निंग्स बचेगा वो किसके लिए बचेगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके जतन, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और इस हितेश को हम किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा। ये टोटल अर्निंग्स नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक शेयर पे आप जो कमाते हो। ओके सुनो, आप माल बेचकर क्या कमाए, ईबीआईटी ना, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कॉस्टिंग में ये तो पढ़ते थे। ओके, इसका मतलब आप अपनी कैपिटल पे ईबीआईटी कमा रहे हो, राइट, कौन सी कैपिटल, सर कैपिटल तो ऐसा है कि हम इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट, इस पर हम क्या कमा रहे हैं, ईबीआईटी, यस और नो, हाँ सर, पैसा कहीं से भी रेज करो, चाहे इक्विटी से, चाहे प्रेफरेंस से, चाहे अपना कमाया हुआ पैसा रिजर्व हो, चाहे लॉन्ग टर्म डेट हो, आपका ईबीआईटी पे कोई इंपैक्ट आएगा क्या, नहीं। प्रोडक्ट को बनाने का वेरिएबल कॉस्ट वही लगना है, पैसा कहीं से भी लाओ, जो बिजनेस रन करने के लिए फिक्स कॉस्ट लगनी है वो उतना ही लगना है, चाहे पैसा कहीं से भी लाओ। इसका मतलब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी ईबीआईटी को इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए वो कॉस्टिंग में पढ़ लेते हो तुम लोग। और उसके आगे की कहानी, इसमें से लॉन्ग टर्म डेट को क्या दे दिया जाता है, इंटरेस्ट दे दिया जाता है, इंटरेस्ट किसको, टू, हाँ लॉन्ग टर्म डेट। ओके क्लियर है, हाँ जी, हम इंटरेस्ट दे दिए किसको, लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइडर्स को, लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइडर्स को, मतलब डिवेंचर्स से पैसा जो हमने रेज कर रखा है या हमने कोई लोन ले रखा है उस पर जो इंटरेस्ट देना है, बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट देना है वो दे दिया,
अब बचा हमारे पास क्या, पीवीटी। पीवीटी में से लेस क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है टैक्स दे दो, बाकी क्या बचा, पीएटी। ये पीएटी किसके लिए अवेलेबल है, सर ये पीएटी पे किसका हक है, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और जब मैं उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दूंगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दे दूंगा, तो अब क्या बचेगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ऑब्वियसली ये किसके लिए बचा है, अवेलेबल फॉर, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर लिखा हुआ है ना, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लसेस। समझ में आया, इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी भी आता है, कैपिटल भी, और रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। पूरा स्टेटमेंट समझ में आया क्या, हाँ सर आया। पता है रेशियो भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ईबीआईटी का रिलेशन टोटल कैपिटल से, पीएटी का रिलेशन शेयर होल्डर फंड से, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, और इतेश का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से, रिटर्न ऑन इक्विटी। आपने 3 फॉर्मूलाज पढ़ के आए होंगे, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये रहे वो तीनों। अब बताओ रेशियो भी इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर हम लिंक करके पढ़ेंगे तो रेशियो भी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है ना। चलो खैर अभी मैं रेशियो की बात नहीं कर रहा, ईपीएस कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। तो क्या आपके नोट्स में ईपीएस कैलकुलेट किया हुआ है, हाँ सर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट दैट इज बोलो पीबीडी लेस टैक्स दैट इज पीएटी लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दैट इज, हाँ जी इतेश, और इतेश डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट इज ईपीएस। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होती है। ईबीआईटी की फुल फॉर्म क्या होगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ये जो आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट है और ये जो आपकी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की कॉस्ट है, उसे हम कहेंगे आपकी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। अच्छा हाँ सर, इंटरेस्ट भी फिक्स रेट से दिया जाता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी फिक्स रेट। आप देखते हैं ना 12% डिवेंचर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वो क्या है, फिक्स रेट है इंटरेस्ट का और डिविडेंड का। तो इसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट आएगी हम क्या बोलेंगे उसको, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट क्यों, फाइनेंस रेज करने के कारण जो कॉस्ट आ रही है दैट इज फाइनेंशियल कॉस्ट। हाँ जी, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कौन कौन सी, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ओके, इतेश की फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग्स अवेलेबल टू, प्यार से हम इसको क्या बोलते हैं, इतेश। हाँ जी, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके चलिए, सीख गए ईपीएस, वेरी गुड। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। हाँ जी देखो, टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए, एफएम रटने का नहीं समझने का, रटवाना होगा तो बहुत जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन समझ के पढ़ना है। देखो कैसे, टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपए। टोटल कैपिटल में कहीं से भी लेके आऊं, मेरा ईबीआईटी क्या रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, मैं अपनी कैपिटल पे कितना कमाता हूं, 15%, 1.5 लाख रुपए। ओके, टैक्स रेट कितना, 30%, फेस वैल्यू कितना शेयर का, 100 रुपए। कैलकुलेट, हाँ जी, कैलकुलेट ईपीएस इन डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, केसेस आर गिवन बिलो। नीचे आपको अलग अलग केसेस दे रखे हैं, उसमें आपको ईपीएस कैलकुलेट करना है, कोई बड़ा टास्क नहीं है। चलिए पहले आप यहां पे लिखो ईबीआईटी इक्वल्स टू टोटल कैपिटल इनटू
अर्निंग रेट, आप इसको आरओआई बोल सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 10 लाख रुपए ना, और उस 10 लाख का 15% आप कमाते हो, तो आपका ईबीआईटी कितना? 1.5 लाख रुपए। और एक लाइन लिखेंगे क्या? किसी ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर उसकी ईबीआईटी को इफेक्ट नहीं करता। वेरी गुड। किसी ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर उसकी ईबीआईटी को इफेक्ट नहीं करता। पैसा चाहे कहीं से भी लेकर आओ, आपकी ईबीआईटी उतनी ही रहेगी। आपका ईबीआईटी वही है जो कॉस्टिंग में प्रॉफिट हुआ करता था, मार्जिनल कॉस्टिंग में। ओके, अब बढ़े आगे। देखो मैंने क्या क्या केसेस दे रखे हैं, लिखा है यहां तक। देखो मैंने क्या क्या केसेस दे रखे हैं। केस 1, अगर आप सारा का सारा पैसा इक्विटी से रेज करो तो क्या होगा? कितना पैसा? 10 लाख रुपए। इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 10,000। ओके। दूसरा केस, अगर आप 5 लाख रुपए इक्विटी से और 5 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से रेज करो, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड कितना रेट से देना है? 10% से। केस 2A, जहां पे 5 लाख इक्विटी से और 5 लाख अगेन प्रेफरेंस, लेकिन इस बार 10.5%। नेक्स्ट केस 2B, 5 लाख इक्विटी और 5 लाख प्रेफरेंस, लेकिन इस बार डिविडेंड रेट क्या है? 12%। हर बार डिविडेंड रेट बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स हम कुछ सिखाने जा रहे हैं यहाँ पर आपको। सिर्फ ईपीएस कैलकुलेट करवाना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, सीखना भी है। ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर चेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है। चलिए, आप तो नॉर्मल पहले मुझे बता दीजिए, केस 1 में इक्विटी कैसे आएगा? हाँ जी करेक्ट। ईबीआईटी कितना लिखूं? 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। अगर मैं सारा का सारा पैसा इक्विटी से रेज करूं तो इंटरेस्ट तो होगा नहीं, तो पीवीडी कितना? 1.5 लाख रुपए लेस टैक्स 30%, 45,000। बाकी बचा कितना? आपको पता है ना, 1,50,000 इंटू 30% करूंगा तो टैक्स आ जाएगा, और माइनस इक्वल टू करूंगा तो बाकी का वैल्यू आ जाएगा। हाँ जी। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना? सर इक्विटी से पैसा रेज कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी नहीं है। सो हितेश कितना? 1,05,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? सर 10 लाख रुपए में इक्विटी से रेज कर रहा हूं, तो 10 लाख डिवाइड बाय 100, 10,000 शेयर्स, तो पर शेयर कितना? 10.5। करेक्ट, एकदम 10.5। चले केस 2 पे। ओके, केस 2 में ईबीआईटी कितना? सर पैसा चाहे कहीं से भी रेज करो, उसका ईबीआईटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। ओके, इंटरेस्ट कितना? नहीं है, क्योंकि हम प्रेफरेंस से रेज कर रहे हैं और इक्विटी से रेज कर रहे हैं, डेट से रेज नहीं कर रहे हैं। ओके, 1,50,000, टैक्स वही 45,000, 1,05,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना दें? 5 लाख का 10%, कितना? 50,000। ओके, हितेश कितना? 55। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने? 5,000। वेरी गुड। इक्विटी से आपने पैसा कितना रेज किया? 5 लाख रुपए।
एक शेयर कितने रुपए का? 100 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर्स 5000, तो 11 रुपए। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे आ गया 11 रुपए। केस 1 ऑल इक्विटी में हमारा ईपीएस था 10.5, और केस 2 जहां पे हम 5-5 लाख रुपए इक्विटी और प्रेफरेंस यूज कर रहे हैं, तो हमारा ईपीएस 11 हो गया। बढ़ा क्यों? इक्विटी शेयर्स कम हो रहे हैं तो बढ़ जाएगा। ओके, और कोई? प्रेफरेंस शेयर्स को ला रहे हैं तो हमारा ईपीएस बढ़ जाएगा। हाँ, पुलकित करेक्ट बोला। क्या बोला थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चलो केस 2A में ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, यहां पर भी ईबीआईटी वही 1.5 लाख रुपए, इंटरेस्ट नहीं, पीवीटी वही 1.5 लाख, टैक्स वही 45,000, पीएटी कितना? हाँ, 1,05,000। हाँ जी, 45,000 ये लेस किया तो 1,05,000। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना इस बार? यस, 52,500, 5 लाख का 10.5%, 52,500। बाकी बचा कितना? 52,500, 52,500। नंबर ऑफ शेयर्स इस बार भी इक्विटी है 5 लाख रुपए, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5,000। ओके, इस बार हमारा ईपीएस 10.5 सेम रह गया। तो जो बच्चे बोल रहे थे सर हमने इस बार प्रेफरेंस से पैसा रेज किया इसलिए हमारा ईपीएस बढ़ गया, तो अब क्या हुआ? अब तो वही 10.5 के बराबर आ गया, है ना। चलिए नाउ केस 2B और देखते हैं इस बार क्या होता है। 1.5 लाख रुपए लेस इंटरेस्ट कुछ नहीं, 1.5 लाख रुपए पीवीडी, 45,000 का टैक्स, 1,05,000 का पीएडी, 60,000 का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, 5 लाख पे 12%, 45,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर वही 5,000 शेयर। ये लो जी, इस बार तो हमारा ईपीएस डाउन हो गया। ओके, क्या ईपीएस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आई? नहीं सर। ओके गौरव। हाँ, अच्छा एक चीज समझ में आई मेरे को, क्या तुमको आई कि यहां से यहां हमारा ईपीएस क्यों डाउन हुआ? क्योंकि डिविडेंड रेट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई, तो हमारा अर्निंग्स कम हो गया, इसीलिए यहां से यहां और कम हो गया। ये तो समझ में आता है, क्योंकि डिविडेंड की रेट 10 थी, फिर 10.5 हो गई और फिर 12 हो गई। तो इनको तो आपस में कंपेयर करूं तो समझ में आता है कि भैया जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ता गया मेरा अर्निंग्स कम होता गया। लेकिन यहां से यहां बढ़ा क्यों, यहां के बराबर क्यों आया और यहां से कम क्यों हो गया? कंपेयर करना है केस 1 से, ये दिमाग का काम है, तो करेंगे कंपेयर सर। ओके, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। क्या क्या देखा मैंने? क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? अच्छा, क्या यहां पे टैक्स कितना लग रहा था? 45,000। और जब मैंने प्रेफरेंस शेयर का पैसा यूज किया तब भी मेरा इंटरेस्ट कितना लग रहा था? 45,000। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर का पैसा यूज करने के लिए के कारण मेरे को किसी तरह का कोई टैक्स सेविंग नहीं हो रहा है। क्या मेरे को टैक्स सेविंग हो रहा है क्या? ये मैंने चीज ऑब्जर्व की कि भैया नहीं, मेरे को टैक्स नहीं बच रहा है। प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे रहा हूं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड कब दिया जाता है? टैक्स देने के बाद। इसका मतलब इसकी वजह से मेरे को कोई मेरे प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होते, टैक्सेबल इनकम मेरी कम नहीं होती। टैक्सेबल इनकम बोले तो पीवीडी, मेरा पीवीडी कम
नहीं होता तो मेरे को टैक्स भी कम नहीं देना पड़ता, पूरा टैक्स देना पड़ता है। तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? देयर इज नो टैक्स सेविंग ड्यू टू द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। समझ में आया? पक्का है ना? पक्का, बहुत काम आएगी ये छोटी छोटी चीजें। ओके, देयर इज नो टैक्स सेविंग ड्यू टू द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। नाउ फिर मैंने लिखा केस 1, अगर मैं केवल इक्विटी यूज करता हूं तो मेरा ईपीएस कितना है? 10.5। कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस 2, हियर ईपीएस इज 11, इट इज हायर देन केस 1। और अब मुझे बताना है कि हायर है तो क्यों है। केस 1 से केस 2 में ईपीएस ज्यादा क्यों आया? अच्छा एक बात बताओ, हाँ एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पैसा लूं और आप मुझे उधारी दो 10% से, और मैं उस पैसे पे 15% कमाऊं, तो क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है? मैं आपसे 10% पे मैं आपको पे कर रहा हूं 10%, और कमा रहा हूं 15, 5% बच रहा है कि नहीं बच रहा? तो आपसे पैसा लेना मेरे लिए बेनिफिशियल है, इससे मेरा अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। यही आपसे 10% से पैसा लूं और उस पैसे पे कमा रहा हूं मान लो 10% ही, तो इसका मतलब आपके पैसे पे जो कमा रहा हूं वो तो सारा आपको ही दे रहा हूं। आपके पैसे पे मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिला नहीं, जो कमा रहा हूं इसका मतलब मैं केवल मेरे पैसे पे कमा रहा हूं। अच्छा तीसरा, आपसे 10% पे पैसा लिया और कमा रहा हूं 8% ही, दैट मीन्स आपके पैसे पे जो मैं कमा रहा हूं उससे ज्यादा मैं आपको पे कर रहा हूं, मतलब मैं अपनी पॉकेट से आपको दे रहा हूं, और अपनी पॉकेट से आपको दे रहा हूं, दैट मीन्स मेरा अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑब्वियसली मेरे पास कम बचेगा, इवन मेरा कमाया हुआ भी आपको दे रहा हूं। क्लियर है? बस वही रूल यहां पे काम कर रहा है। अब सुनो, हम कमा क्या रहे हैं? सर हम कमा रहे हैं 15%। हमारा ईवीआईटी कितना है? किसी भी कैपिटल पे हम कमा कितना रहे हैं? 15%। बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, तो वी आर अर्निंग 15%, वी आर अर्निंग 15% बिफोर टैक्स। ओके, अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना आता है किसी भी वैल्यू को? एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर आपका पीबीटी हो 3,000 रुपए और टैक्स रेट हो 30%, तो आपका पीएटी कितना आएगा? 2,100 रुपए। वेरी गुड, 3,000 पे 30% का टैक्स लग जाएगा 900 रुपए, पीएटी कितना? 2,100। अच्छा इसको इस फॉर्मूले से यूज करें तो चलेगा, पीबीटी इंटू 1 - टी फॉर टैक्स रेट। क्या आएगा सर? पीबीटी 3,000 रुपए, 3,000 इंटू क्या करो 1 - 0.3, कितना आएगा? 3,000 पॉइंट इंटू 0.7, कितना? 2,100 आया कि नहीं आया? ओके, इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आई, अगर किसी अमाउंट को 1 - टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो अमाउंट आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? ओके, और इसी को अगर मैं शफल करके देखूं, पीएटी 2,100, टैक्स रेट 30%, तो पीबीटी कितना होगा? 3,000। ऑब्वियसली उसी डेटा को यूज किया मैंने। हाँ हाँ हाँ, और अगर मैं फॉर्मूला शफल कर लूं तो पीएटी अपॉन 1 - टी, पीएटी कितना? 2,100 डिवाइड बाय 1 - 0.3, कितना हुआ? 3,000। इसका मतलब मुझे एक बात और समझ में आ गई कि अगर किसी भी अमाउंट को अगर 1 - टी से डिवाइड किया जाए तो बिफोर टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, 1 - टी से मल्टीप्लाई करो तो आफ्टर टैक्स, और 1 - टी से डिवाइड करो तो बिफोर टैक्स में कन्वर्ट हो जाता है कोई भी वैल्यू। ओके, हाँ जी, अब देखो, कुछ लिख रहे हो?
नोट्स के पीछे होगी जगह, या तो यहाँ नहीं लिख लिया, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे भी आ सकता है ना सर? हाँ आ तो सकता है, बट मेरे को जो सिखाना है वो ऐसे ही आएगा, ठीक है। ओके, अब सुनो खुश, वो 70% है, 2100 डिवाइड बाय 70%, ये भी तो 2100 डिवाइड बाय 70% ही तो है। 70% मतलब क्या, 0.70। सेम शुड बी डिवाइडेड, 2100 क्या है, आफ्टर टैक्स है, तो सेम शुड बी डिवाइडेड, 70% से डिवाइड कर दो। अच्छा अब सुनो, हम पे क्या कर रहे हैं, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे केस 2 में क्या पे कर रहे हैं सर, हम 10% पे कर रहे हैं। ये 10% बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है सर? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के रिगार्डिंग जो कॉस्ट आ रही है आपको, ये जो डिविडेंड रेट है वो क्या है, आफ्टर टैक्स है। रीजन, आफ्टर टैक्स होती है नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट, आफ्टर टैक्स कॉस्ट क्या बोलेंगे, नेट कॉस्ट। एक बात बताओ, क्या इस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की वजह से आपको किसी तरह का कोई टैक्स सेविंग हो रहा है क्या? दैट मीन्स जो मेरे को कॉस्ट पड़ रही है कितनी, 50,000, वो नेट है कि नहीं है? इसकी वजह से किसी तरह का कोई सेविंग है क्या? नो। तो इसे कहा जाएगा क्या, आफ्टर टैक्स कॉस्ट 10%। तो हम लोग पे क्या कर रहे हैं, 10% कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर टैक्स। अब एक बात बताओ, कमा तो रहे हैं बिफोर टैक्स और पे कर रहे हैं आफ्टर टैक्स, क्या मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकता हूं क्या? तो या तो मुझे दोनों को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना होगा, या मैं दोनों को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करूंगा। चलिए, एक को आफ्टर में कन्वर्ट कर देते हैं और दूसरे को बिफोर में। जरा देखना, अब आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सिखाया अभी अभी, इंटू 1 माइनस टी, टैक्स रेट कितना था, 30%। देखो जरा कितना आ रहा है, 10.5। और इस 10% को बिफोर टैक्स में बदल दो, 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3, कितना आएगा, 14.2857। ओके, अब जरा ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से सुनना, लिख लेना बाद में। आप कमा क्या रहे हो, 15%, और पे क्या कर रहे हो, 14.2857। इसका मतलब वी आर अर्निंग मोर देन वी आर पेइंग। जितना पे कर रहे हो उससे ज्यादा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? अच्छा, आफ्टर टैक्स में कंपेयर कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं कितना, 10.5, और पे कितना कर रहे हैं, 10.5%। आफ्टर टैक्स कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे? इसी वजह से आपका ईपीएस बढ़ा है। केस 1 से केस 2 में आपका ईपीएस बढ़ने का रीजन यही है कि प्रेफरेंस शेयर के पैसे पर जो आप यूज कर रहे हो, उस पर जो कमा रहे हो उससे कम उन्हें पे कर रहे हो। समझ में आया? ओके जी, लिख लो अब। लिखा, डन। अब यही चीज अपने को क्या करना है, केस 2A के लिए हमें पता करना है कि यार यहां पे भी 10.5 और यहां पे भी 10.5, ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। अगेन वी आर अर्निंग, वी आर पेइंग, देखते हैं हम क्या कमा रहे हैं, 15% बिफोर टैक्स। और अगर आफ्टर टैक्स देखूं तो 15 इंटू 1 माइनस टी, 10.5%। तो बिफोर टैक्स कमा रहा हूं 15, आफ्टर टैक्स कमा रहा हूं भाई 15% कमा रहा हूं, उसमें 30% तो गवर्नमेंट को दे दूंगा, बाकी बचेगा 10.5%। ओके, नाउ वी आर पेइंग। केस 2A में जहां पर आपका ईपीएस जस्ट इक्वल है केस 1 के बराबर है, वहां पर आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हो, 10.5%। ओके, बिफोर टैक्स कि आफ्टर टैक्स? सर आफ्टर टैक्स। कितना, 10.5%। नेट इतना दिया जा रहा है, इस पर अलग से कोई टैक्स सेविंग नहीं है। ओके, अब इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 10.5 डिवाइड बाय 1 माइनस टी, कितना आएगा, 15। इसका मतलब हम कमा कितना रहे हैं, 15%। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे पे भी हम क्या कमा रहे हैं, 15, और उन्हें पे भी क्या कर रहे हैं, 15। या यूं कहूं, आफ्टर टैक्स कमा रहे हैं 10.5 और उन्हें पे भी क्या कर रहे हैं, 10.5। इसका मतलब उनके पैसे पे जो कमाया वो तो सारा उन्हीं को दे दिया।
इसीलिए मेरा ईपीएस किसके बराबर आया, ऑल इक्विटी वाले केस में केवल अपने पैसे पे जो कमा पा रहा हूं उसके बराबर ही मेरा ईपीएस रहा। क्लियर है वाली चीज? ओके, नेक्स्ट और देख लेते हैं। हाँ जी, केस 2B। यहां पर क्या हम कमा क्या रहे हैं? ऑब्वियसली सर ईबीआईटी हमारा 15% है बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स क्या कमा रहे हैं? वही आफ्टर टैक्स करने के लिए इंटू 1 माइनस टी, दैट इज 10.5%। अच्छा यहां पर क्या था, यहां पर हमारा ईपीएस कितना था? 9, जबकि केस 1 में था 10.5, तो कम क्यों हुआ ये जानना है ना। ओके सर, यहां से यहां पे हमारा ईपीएस कम क्यों हुआ? तो यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप क्या दे रहे हो? 12%, 12% डिविडेंड। ओके, ये 12% बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स? सर आफ्टर टैक्स है, इस पर किसी तरह का अलग से कोई टैक्स सेविंग नहीं है, ये हमारी नेट कॉस्ट है 12%। अच्छा इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करो, 17.1428। अब आप देख सकते हैं कि आप कमा रहे हैं 15 बिफोर टैक्स और पे कर रहे हैं कितना? 17.14। या फिर आप कमा रहे हैं कितना? 10.5 और पे कितना कर रहे हैं? 12.5। जितना कमा रहे हो ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे पे, उससे ज्यादा तो उन्हें पे कर रहे हो। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट किसकी पॉकेट से जा रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की पॉकेट से जा रहा है, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर का ईपीएस कम आ रहा है। समझ में आया? पक्का? ओके वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना, ऐसी बातें मत किया करो, मेरे को भी बुरा लगता है। हाँ मैं भी हालात के आगे मजबूर हूँ। हाँ जी, मुझे भी घर जाना होता है, मेरे भी घर वाले हैं, घरवाली नहीं है तो क्या हुआ? हाँ घर वाले तो है ना, जाना पड़ता है मेरे को भी। ठीक है चलो देखो आगे बढ़ते हैं, सुनो। अच्छा समझ में आया क्या ऑब्जर्वेशन सारा? हाँ जी, वी आर अर्निंग, वी आर पेइंग। ओके, मतलब समझा? सिर्फ ईपीएस सीखने के लिए नहीं आए हम यहाँ पे। अब आपको पता चल गया होगा हमारा एफएम पढ़ने का लेवल क्या रहने वाला है। हाँ, मैं मेरे से पढ़ना है ना एफएम, इसका मतलब कुछ अलग पढ़ना है, नॉर्मल नहीं पढ़ना है एफएम। इसीलिए फाइनल में भी तुमको मैं एसएफएम पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हुआ क्यों ये जानने पे हमारा फोकस रहेगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी हालात हो, हम दूसरों से अलग नजर आए, बस ये चीज है। ठीक है ना, देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। और ये कैपिटल स्ट्रक्चर कोई चैप्टर नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर तो बाद में एक और आएगा, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने तो बस एक पार्ट निकाल के अपना चैप्टर बना दिया है। हाँ, क्योंकि ये सिखाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है। ठीक है ना, तो एक ऑर्डर से पढ़ा जाता है एफएम, तो कभी भी कोई मिले तो उसको बोलना भैया एक ऑर्डर से पढ़ा करो एफएम। ऐसे नहीं कि कोई सा भी चैप्टर उठा लिया, अकाउंट में तो क्या होता है, कोई सा भी चैप्टर उठा लिया चलेगा, एफएम में नहीं चलेगा। ठीक है, नाउ देखो एक और कुछ केसेस और देख लेते हैं। केस 3, 3A, 3B और 3C, फटाफट देखो ईपीएस निकालो। इस बार क्या किया है, इस बार इक्विटी के साथ हमने डिवेंचर्स का मिक्स बनाया है। क्वेश्चन वही चल रहा है, 50-50%, मतलब 5 लाख इक्विटी और 5 लाख डिवेंचर्स। ओके हाँ जी, ईबीआईटी कितना? वही सर, चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, हमारा ईबीआईटी नहीं बदलता है। टोटल कैपिटल पे 15%। इंटरेस्ट कितना? हाँ सर, 5 लाख रुपए आप डिवेंचर से रेज कर रहे हो, तो 5 लाख रुपए का 10%। किसी को 5 लाख समझ में नहीं आया तो बोल देना, 10 लाख थी ना कैपिटल, 50-50% मतलब 5 लाख, 5 लाख। ओके जतन, तो 5 लाख का 10% कितना? 50,000। पीवीडी कितना? 1 लाख। टैक्स कितना? 30%, 30,000। पीएडी कितना? 70,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं है सर इस बार। हितेश कितना? 70,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने?
5 लाख रुपए की इक्विटी कैपिटल थी, एक शेयर 100 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 5000। तो ईपीएस कितना? वाह, इतना ज्यादा, 14 रुपए। रीजन वही रहेगा, वी आर अर्निंग, वी आर पेइंग वाला। ओके, बाकी में भी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। 1.5 लाख रुपए ईबीआईटी, इंटरेस्ट कितना? हाँ सर, 5 लाख का 12%, 60,000। 90,000 इज द पीबीटी, 27,000 का टैक्स, करेक्ट। फिर बचा कितना? 63,000 पीएटी। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं है। हितेश कितना? 63,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने? यस, 5,000। तो ईपीएस 12.6। यहां से यहां कम क्यों हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? पहले 10% डिवेंचर थे और अभी 12% है। कॉस्ट बढ़ गया तो ईपीएस डाउन हो गया। केस 1 से कंपेयर करेंगे अभी तो हम इनको। नाउ 15% डिवेंचर है तो 1.5 लाख रुपए माइनस 5 लाख का 15% कितना? 75,000 रुपए का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ओके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ती जा रही है। 75,000 टैक्स है 22,500, ओके जी। 52,500 का पीएटी, ओके। नंबर ऑफ शेयर्स वही 5,000। तो ईपीएस कितना? 10.5। केस 1 के बराबर, केस 1 के बराबर, केस 1 ऑल इक्विटी इसके बराबर। केस 3C 1.5 लाख रुपए का, हाँ, ईबीआईटी। इंटरेस्ट कितना? 16% रेट से 80,000, 70,000, 21,000, 49,000, अगेन 49, 5,000 शेयर, 9.8। वेरी गुड, वेरी गुड, खुश, ओके। वाह, ईपीएस कैलकुलेट करना तो हम सीख गए, ओके। ईपीएस कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है, ओके। क्या तुमने देखा वो जो मैंने देखा? क्या? यस, ऑल इक्विटी वाले केस में टैक्स कितना था? 45,000। और अब केस 3 की बात करूं, 30,000। 45,000 लग रहा था पहले, अभी सिर्फ 30,000। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंटरेस्ट के वजह से टैक्स सेविंग होता है? इंटरेस्ट एक खर्चा है जिससे हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ता है। क्लियर है वाली चीज? ओके, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैंने यहां लिखा। देयर इज टैक्स सेविंग ड्यू टू द इंटरेस्ट पेड ऑन द डिवेंचर और लोन। क्लियर है? अब ध्यान से, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मेरा ईपीएस है ना इतना ज्यादा आ गया, 14 रुपए। जरा केस 3 को ऑब्जर्व करते हैं। हियर ईपीएस इज 14, इट इज हायर देन केस 1। उस 1 से कंपेयर किया जा रहा है, 10.5 से ज्यादा क्यों आया? वही रीजन, जैसे वी आर अर्निंग वी आर पेइंग। उससे पहले सुनो, यहां आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है? टोटल इंटरेस्ट 50,000। और इस 50,000 के कारण क्या आपको कोई टैक्स सेविंग हुआ है? हाँ सर, पहले 45,000 का टैक्स लग रहा था, अभी सिर्फ 30,000 का टैक्स लग रहा है। हमको 15,000 का टैक्स सेविंग हुआ है। ये 15,000 क्यों बचे? इंटरेस्ट देने के कारण बचे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं मेरा इंटरेस्ट का इफेक्टिव कॉस्ट 35,000 है? हाँ सर, क्योंकि 50,000 देने के कारण गवर्नमेंट को 15,000 कम भी तो देने पड़ रहे हैं।
50,000 का मैं इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूं, मेरे पास से 50,000 जा रहे हैं, लेकिन उस 50,000 की वजह से गवर्नमेंट को 15,000 कम देने पड़ रहे हैं, वहां बच भी रहा है, तो मेरी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आई है? 35,000 आई है। अब ध्यान से सुनना, इसी को परसेंटेज में बताओ। 50,000 डिवाइडेड बाय डिवेंचर्स कितने रुपए के हैं? 5 लाख के ना। ओके, कितना परसेंट हुआ? 10%। हाँ सर, कैसे घुमा घुमा के बातें करते हो, 10% ही तो थी रेट बिफोर टैक्स। अच्छा, इसका मतलब ये जो 10% है वो बिफोर टैक्स है, ये जो 10% है वो क्या है? और यही प्रेफरेंस शेयर के केस में हम क्या चिल्ला चिल्ला के बोलते थे? आफ्टर टैक्स। क्यों? क्योंकि इसमें टैक्स सेविंग नहीं होता। तो डिविडेंड रेट तो हो गई आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट रेट हो गई है बिफोर टैक्स। ओके, अच्छा 10% की कॉस्ट है, लेकिन ये तो बिफोर टैक्स है, अभी तो टैक्स सेविंग भी बाकी है। टैक्स सेविंग के बाद हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ी? 35,000। तो 35,000 कितने रुपए पर? 5 लाख रुपए पर। कितना परसेंट हुआ? 7%। सर खामखा इतना घुमा के लाते हो, डायरेक्ट देखो 10 को अगर इंटू 1 - t करते तो भी 7 आ जाता। वेरी गुड, अगर तुमको ये बात क्लियर थी पहले से तो बहुत अच्छी बात है, मतलब दिमाग काम कर रहा है। 10% थी बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स क्या होगा? 7%, सिंपल। लेकिन मैं तुमको प्रूव करने के लिए इतना घुमा के लेके गया कि भैया 50,000 है, 50,000 के 15,000 टैक्स सेविंग हो रहा है, तो नेट कॉस्ट कितना आ रहा है? 35,000। समझ में आया? ओके, नाउ वी आर अर्निंग, वी आर पेइंग। फटाफट खेल लेते हैं गेम। क्या कमा रहे हो आप? 15% ईबीआईटी। और डिवेंचर्स पे पे क्या कर रहे हो बिफोर टैक्स? 10%। वो जो इंटरेस्ट रेट है ना वो क्या है? बिफोर टैक्स है। और अब आफ्टर टैक्स देखना चाहूं तो 15 इंटू 1 - t, दैट इज 10.5%। और इसको भी 10 इंटू 1 - t, दैट इज 7%। अब या तो बिफोर को बिफोर से कंपेयर कर लो, या आफ्टर को आफ्टर से कंपेयर कर लो। तो हम कमा रहे हैं 15 और पे कर रहे हैं 10। फायदा है कि नहीं है? डिवेंचर्स के पैसे पे कमाया जा रहा है 15 और उनको पे किया जा रहा है सिर्फ 10%। ये जो 5% एक्स्ट्रा कमा पा रहे हो वो किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। या फिर आफ्टर टैक्स कंपेयर कर लो कि भैया हम कमा रहे हैं 10.5 और पे क्या कर रहे हैं? 7। ओके, तो जो बचा पा रहे हैं वो उसकी वजह से क्या हुआ? सर इक्विटी शेयर होल्डर्स का ईपीएस बढ़ गया है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट 3A 3B और 3C फटाफट लिख लो। क्या कमा रहे हो बिफोर टैक्स? 15%। और केस 3A में डिवेंचर होल्डर्स को क्या दिया जा रहा है? सर केस 3A में 12% दिया जा रहा है। ये 12% बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? बिफोर टैक्स है सर। ओके, नाउ अगर मैं आफ्टर की बात करूं तो 1 - t से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं आफ्टर की बात करूं तो 1 - t से मल्टीप्लाई कर दो। कितना? 8.4%। अगेन वी आर अर्निंग मोर देन वी आर पेइंग। जितना मैं पे कर रहा हूं उससे ज्यादा कमा रहा हूं, इसीलिए यहां पर मेरा ईपीएस 10.5 से तो ज्यादा ही था, ऑल इक्विटी वाले केस से ज्यादा ही था। डिवेंचर का पैसा यूज करना मेरे लिए यहां पर भी बेनिफिशियल है या नहीं है? हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? पक्का? लास्ट 2 केसेस। हाँ, केस 3B, यहां पर आपका ईपीएस 10.5 है और इक्विटी वाले केस में भी 10.5 था। रीजन, हम कमा रहे हैं 15%। और जरा देखना 3B में पे कितना कर रहे हो? ओके सर, पे भी कितना कर रहे हैं? 15%। इसका मतलब डिवेंचर्स के पैसे पे जो मैं कमा रहा हूं, डिवेंचर के पैसे पे जो मैं कमा रहा हूं उतना ही मैं उन्हें क्या कर रहा हूं? पे कर रहा हूं। और अगर आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 10.5
10.5, इसीलिए मेरा ईपीएस वही रह गया ऑल इक्विटी वाला। एंड लास्ट केस, यहां पर ईपीएस मेरा डाउन हो गया ना, रीजन क्या होगा? जितना कमा रहा हूं उससे ज्यादा पे कर रहा हूं। कमा कितना रहा हूं? 15% बिफोर टैक्स, और डिवेंचर होल्डर्स को दे क्या रहा हूं? 16%। ओके, बिफोर टैक्स। अगर मैं आफ्टर टैक्स की बात करूं तो ये तो हो जाएगा 10.5, और अगर मैं इसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 11.2। दैट मीन्स वी आर अर्निंग लेस देन वी आर, ऐसी हरकत जतन दोबारा मत करना। वी आर अर्निंग, बैड मैनर्स माना जाता है, और अथामाजी सटकली, वी आर अर्निंग लेस देन वी आर पेइंग। जो हम कमा रहे हैं वो कम कमा रहे हैं जितना हम पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसीलिए हमारा ईपीएस क्या हो गया है? डाउन हो गया। समझ में आया? पक्का? ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।